हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ में डिफरेंस क्या है और उनकी फाइल सिस्टम कैसे एक दूसरे से अलग है और क्यों एज अ प्रोग्रामर आपको लिनक्स प्रेफर करना चाहिए ओवर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Also, at the end of the video, I am going to show you some basic terminal commands on my Linux operating system. So overall, this is an introductory video for someone who is just getting started with Linux. So without any further ado, let's get started. लिनक्स को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि लिनक्स एक्चुअली बना कैसे. So this story dates back to the year 1971 जब केन थॉमसन और डेनिस रिची, जो कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज हैं, इन दोनों ने मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग सपोर्ट के लिए बनाया गया था और इसका सोर्स कोड, इसके कर्नल का सोर्स कोड फ्री कर दिया. एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है. ये कर्नल ही होता है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में और आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक लिंक की तरह एक्ट करता है. तो इसी यूनिक्स के कर्नल को केन थॉमसन और डेनिस रिची ने ओपन सोर्स कर दिया. इसका मतलब यह है कि कोई भी इस कर्नल के सोर्स कोड को यूज कर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है और उसे बेच सकता है. तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे कंपनीज लाइक IBM, सन सिस्टम एंड इवन एप्पल, उन्होंने यूनिक्स का सोर्स कोड यूज कर अपने खुद के कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चालू कर दिया जो कि बहुत महंगे आते थे. तो इन्हीं हाई प्राइजेस को तंग आकर 1991 में लाइनस टॉरवल्ड नामक एक स्टूडेंट ने अपने खुद का कर्नल बनाना चालू कर दिया जिसका नाम उसने लिनक्स रखा. ये लाइनक्स कर्नल यूनिक्स से इंस्पायर्ड जरूर था पर खुद एक स्टैंड अलोन कर्नल था. बहुत से लोगों को ये लगता है कि लिनक्स यूनिक्स का कर्नल यूज करता है, पर सच बात तो ये है कि लिनक्स खुद एक स्टैंड अलोन कर्नल है जिसके बेसिस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए जाते हैं. फिर एंट्री होती है GNU प्रोजेक्ट की. GNU प्रोजेक्ट रिचर्ड स्टेलमैन ने बनाया था जो कि एक कलेक्शन था फ्री सॉफ्टवेयर्स का. Therefore, GNU और लिनक्स कर्नल के कॉम्बिनेशन से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसके बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस भी बने. लिनक्स के आज तक हजारों डिस्ट्रीब्यूशंस बने पर उन्हीं में से कुछ फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस है डेबियन, आर्क लिनक्स और रेड हैट. इनफैक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशंस को बेस बनाकर और हजारों डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल काली लिनक्स जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हैकिंग के लिए यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डेबियन को बेस बनाकर बनाया गया है. अदर पॉपुलर एग्जांपल्स इंक्लूड मांजारो जो आर्क लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा जो रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री टू यूज है और फ्री टू रीडिस्ट्रीब्यूट है. इसका मतलब लिनक्स का कर्नल यूज कर आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो, विच इज द की फीचर विच डिफरेंशिएट्स लिनक्स विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. लिनक्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लिनक्स में कोई भी मालवेयर या फिर वायरस रेयरली एंटर कर पाता है और अगर कर भी दिया तो वो सारे फाइल्स में फैलता नहीं है जैसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है. लिनक्स इतना लाइट वेट भी है जो हार्डली क्रैश करता है और किसी भी लो एंड पीसी पे वो आराम से चल जाता है. तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि लिनक्स इतना फ्री और एफिशिएंट होने के बावजूद भी लोग इसको यूज क्यों नहीं करते. इसका सिंपल जवाब तो ये है कि हमारी हैबिट. हम इतने हैबिचुअल बन चुके हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कि हम उसको चेंज कर नए ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने के बाद उस पर काम करना हमें बहुत हार्ड लगने लग जाता है. और दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हम एक नया लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेते हैं तब उसमें विंडोज़ प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो उसे चेंज कर नया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डालना बहुत मुश्किल बन जाता है. बट इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर और अ कंप्यूटर एंथुजियास्ट, आपको लिनक्स ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि इसका सोर्स कोड फ्री है, ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, इसमें गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम और बहुत सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं. और अगर आपने लिनक्स ढंग से सीख लिया तो आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी बहुत आगे तक जा सकते हो. लिनक्स की कमांड लाइन भी अगर आपने सीख ली, जो कि हम अभी सीखने वाले हैं, तो आप गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम और बहुत सारे कमांड लाइन इंटरफेस एकदम आसानी से सीख पाओगे. तो चलिए देखते हैं लिनक्स की फाइल सिस्टम कैसे फंक्शन करती है और कुछ बेसिक कमांड्स जो आप एज अ बिगिनर यूज करेंगे. तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर और जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वो है काली लिनक्स. काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो मोस्टली हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो गाइस, मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने काली लिनक्स के डेस्कटॉप का आपको. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं, ये सारे आइकॉन्स हैं मेरे फेवरेट आइकॉन्स. सो यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हो उनमें से आप कोई भी एप्लीकेशंस यहाँ पे माउंट कर सकते हो. इसको डैशबोर्ड भी कहा जाता है.
और अगर मैं इस बॉटम एप्लीकेशन के आइकॉन को क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो काली लिनक्स प्री इंस्टॉल्ड टूल्स आते हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ये सारे टूल्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हैकिंग में यूज़ होते हैं। और इन्हीं एप्लीकेशंस के शॉर्टकट मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन बार में मिल जाएंगे विद सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से डेस्कटॉप पे आने के बाद मुझे टास्क बार के दिखता है मेरा कैलेंडर और मेरे टाइम की सेटिंग। तो यहाँ पे मुझे एक ब्रिलियंट ऑप्शन मिल जाता है, वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस बेसिकली क्या होता है? वर्क स्पेस बेसिकली एक नया विंडो होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं अगर फाइल में जाऊँ और मिनिमाइज करके और एक वर्क स्पेस तैयार करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। बाय द वे वर्क स्पेस सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट तैयार हो जाता है, और अगर नेविगेट करना है मुझे इन दो वर्क स्पेसेस में तो मैं इजीली नेविगेट कर सकता हूँ। सो वर्क स्पेस इज नथिंग बट अ न्यू विंडो। आगे देखते हैं, राइट कॉर्नर में मुझे टर्न ऑफ, सेटिंग और लॉक वाले बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे अपना ओवरव्यू ख़त्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फाइल सिस्टम लिनक्स की कैसे फंक्शन करती है। पर मैं चाहता हूँ अभी इस वक्त पे कि लिनक्स की फाइल सिस्टम समझने से पहले आप विंडोज़ की फाइल सिस्टम देखें। तो चलिए चलते हैं मेरे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर और देखते हैं कि विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में फंक्शन कैसे करती है, और वापस आते हैं लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पर और कंपेयर करते हैं विंडोज़ की फाइल सिस्टम और लिनक्स की फाइल सिस्टम। तो अब हम आ गए हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर और मुझे कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव्स नज़र आ रही हैं। आफ्टर अ स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़, हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल्ड होता है, और यहीं पे हमारी विंडोज़ की फाइल सिस्टम हमें मिल जाएगी जो कि हम लिनक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं लोकल डिस्क सी में हमें कौन कौन से फोल्डर्स मिल जाते हैं। जब मैं लोकल डिस्क सी ओपन करता हूँ तब मुझे आफ्टर अ फ्रेश इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट 4 फोल्डर्स मिलेंगे, नेमली प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम x86, यूज़र्स और विंडोज़। ये 4 फाइल्स ही हमारे विंडोज़ की फाइल सिस्टम है। तो आइए देखते हैं ये चारों फोल्डर्स विंडोज़ में क्या काम करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम फाइल्स से। प्रोग्राम फाइल्स एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे आपके सारे इंस्टॉल्ड फाइल के बेस डायरेक्टरीज होते हैं या फिर बेस फोल्डर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे सारे जो मैंने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि VS कोड, गेट, गूगल के जो एक्सटेंशंस हैं, कॉमन फाइल्स हैं, एंड्रॉयड के कुछ फाइल्स हैं, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मैं वापस जाऊं और देखूं प्रोग्राम फाइल्स x86 में, तो यहाँ पे मुझे 32 बिट वर्जन के जो मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बेस डायरेक्टरीज मिल जाएंगी। बेस डायरेक्टरीज मतलब बेस फोल्डर्स जहाँ पे पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है। अगला फोल्डर है यूज़र्स। यूज़र्स में हमारे सारे सेव डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, पिक्चर्स बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सेव करते हो, जैसे कि अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया या फिर कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव कर लिया तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र्स में सेव्ड मिलेगा। यहाँ पे आपका डाउनलोड सेक्शन भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं जाऊँ मेरे फोल्डर में तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड सेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर्स हैं उसके सारे बेस डायरेक्टरीज यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी। वापस जाके देखें तो विंडोज़ हमारा लास्ट फोल्डर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर विंडोज़ में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें सारे इसेंशियल फाइल्स जो विंडोज़ चलाने में लगते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि बूट फोल्डर जो कि लोड होता है जब आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करते हो। तो ये थी हमारी विंडोज़ की फ़ाइल सिस्टम। आइए बढ़ते हैं लिनक्स की फ़ाइल सिस्टम की ओर और कंपेयर करते हैं उसको विंडोज़ की फ़ाइल सिस्टम से। तो आइए देखते हैं अब विंडोज़ की फाइल सिस्टम देखने के बाद लिनक्स की फाइल सिस्टम एक्चुअली में दिखती कैसे है। तो लिनक्स की फाइल सिस्टम समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, वो है एज अ रूट यूज़र। ये रूट क्या होता है? रूट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। लिनक्स की भाषा में अगर बात किया जाए तो रूट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपने विंडोज़ में सुना होगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर जो फॉरवर्ड स्लैश है वो होता है अपना रूट यूज़र। इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने विंडोज़ के सी ड्राइव से। इसके अंदर ही सारे के सारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि बिन, etc, temp, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जैसे विंडोज़ में हमें सी ड्राइव सामने दिख जाती है, वैसे लिनक्स में इन 2020 वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट आप रूट यूज़र से लॉगिन नहीं होते हो। फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ये फीचर ऐड किया गया है। तो इसके लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, और ये टर्मिनल क्या है, ये कमांड क्या है, ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, वो हम आगे देखेंगे। पर सिर्फ फाइल सिस्टम देखने के लिए मैं एक कमांड रन करूँगा और वो है sudo thunar, और एंटर करूँगा और मेरा पासवर्ड डालूँगा मैं यहाँ पे। और ये देखिए मेरी जो फाइल मैनेजर है उसमें मुझे मेरी रूट की सिस्टम की फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी।
तो चलिए देखते हैं एक एक डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। जब भी मैं यहाँ पे डायरेक्टरी शब्द यूज कर रहा हूँ तो मैं रेफर कर रहा हूँ लिनक्स में एक फोल्डर को। लिनक्स में एक फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पाथ जो है एक फॉरवर्ड स्लैश है। तो फॉरवर्ड स्लैश इज नथिंग बट द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी इन द लिनक्स सिस्टम। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एज अ बिगिनर जो डायरेक्टरीज इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और जो बाकी के डायरेक्टरीज हैं उसके फुल फॉर्म्स मैं यहाँ पे आपको अटैच करके दे दूंगा, जिसके सिर्फ पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्टरी क्या करती है। फर्स्ट डायरेक्टरी है हमारी बिन डायरेक्टरी। बिन का फुल फॉर्म होता है बाइनरीज। बाइनरीज क्या होती है? बाइनरीज छोटे से प्रोग्राम्स ही होते हैं जो सिस्टम को लगते हैं या फिर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को लगते हैं, जिनकी डिपेंडेंसीज भी होती है एक दूसरे पर, और वो सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे सारे बाइनरी फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे सिस्टम के भी फाइल्स होते हैं और एप्लीकेशन के भी बाइनरी फाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके बैश शेल के बाइनरीज, यहाँ पे फायरफॉक्स के बाइनरीज आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्टरी है हमारी बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी में हमारे सारे इसेंशियल फाइल्स होते हैं जो बूट करने में, मतलब स्टार्ट करने में मदद करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे मुझे ग्रब बूट लोडर भी मिल जाता है। ग्रब बूट लोडर यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि मेरे पास ड्यूअल बूट है। ड्यूअल बूट मतलब विंडोज़ और काली लिनक्स दोनों एक ही कंप्यूटर पे चल रहे हैं, और ग्रब बूट लोडर एक मुझे इंटरफेस देता है उन दोनों में से चूज़ करने का जब भी मेरा कंप्यूटर में चालू करता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी जो आप एज अ बिगिनर यूज करोगे वो है ETC। ETC में क्या होता है? ETC में सारे के सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट अ सेटिंग्स ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आपने किसी प्रोग्राम को यूज किया है और यूज करने के बाद आपने उसको कुछ सेटिंग्स अपने मॉडिफाई कर चुके हैं तो वो यहाँ पे आपको सेव करने में मिल जाएंगे। यहीं आपके सारे अपडेट और अपग्रेड के भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्टरी है मेरी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी आप कंपेयर कर सकते हो विंडोज़ में यूज़र डायरेक्टरी से। जैसे कि कोई सेव डॉक्यूमेंट्स हो, टेक्स्ट फाइल्स हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेव होते हैं तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ का आपको ये स्ट्रक्चर आपने विंडोज़ में देखा ही होगा, तो यहाँ पे आपको सिमिलैरिटीज़ दिख रही होंगी। देखते हैं अपनी लास्ट डायरेक्टरी जो आप एज अ बिगिनर यूज़ करेंगे, वो है USR। USR मतलब यूज़र डायरेक्टरी। यूज़र डायरेक्टरी आप कंपेयर कर सकते हो विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल्स से। जो भी आप प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हो काली लिनक्स में, उसकी पाथ, उसका मेन रूट फोल्डर वो यूज़र में आपको मिल जाएगा। यही थी हमारी फाइल सिस्टम जो आपको एज अ बिगिनर मालूम होनी चाहिए। आइए देखते हैं लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। ये गाइस देखते हैं कुछ बेसिक लिनक्स कमांड जो आप एज अ बिगिनर यूज़ करेंगे। कमांड जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज नथिंग बट द इंटरफेस विच यू आर सीइंग राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। मतलब ये आइकॉन्स, ये सारे एप्लीकेशंस के क्लिक बटन्स, ये बेसिकली एक एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। इन शॉर्ट जो भी इंटरफेस मैं क्लिक करके या फिर देख के एक्सेस कर पा रहा हूँ वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस इज नथिंग बट वो इंटरफेस या फिर वो एप्लीकेशन जो मैं एक्सेस कर पाता हूँ बाय राइटिंग अ सिंपल कमांड। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फोल्डर बनाने के दो वेज हैं। एक तो सिंपल वे है विंडोज़ की तरह कि आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक फोल्डर बना दो, उसका नाम दे दो और लिनक्स करके और क्रिएट कर दो, तो यहाँ पे मुझे लिनक्स का फोल्डर बन के दिख जाएगा, सिंपल सेम एज विंडोज़। और एक वे है वो है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। अगर मैं टर्मिनल यहाँ पे ओपन करूँ जहाँ पे हम सारे कमांड्स लिखते हैं और यहाँ पे लिखूँ MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, मतलब मेक फोल्डर, और फोल्डर का नेम मैं लिख देता हूँ Linux2 और एंटर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये है कमांड लाइन इंटरफेस और ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनल कमांड्स। मैं अपना टर्मिनल चालू कर देता हूँ जहाँ पे मैं मेरे सारे टर्मिनल के कमांड्स एग्जीक्यूट करूँगा। तो पहली कमांड है pwd। pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बेसिकली जिस भी डायरेक्टरी में आप होगे उसका पाथ आपको प्रिंट करके देगा। तो मैं एंटर करता हूँ तो मुझे अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे मिल जाएगी। व्हाट इफ मैं अगर किसी और फाइल में जाऊँ और वहाँ पे टर्मिनल चालू करके मुझे उसकी डायरेक्टरी प्रिंट करनी है, तो वो क्या मुझे अलग मिलेगी? बिल्कुल अलग मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे जाके pwd करूँगा तो वो मुझे अलग डायरेक्टरी दिखाएगा। हमारी नेक्स्ट कमांड है ls। ls का फुल फॉर्म है लिस्ट।
और बेसिकली ये लिस्ट करता है सारे के सारे डायरेक्टरीज को और फाइल्स को जो हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो अगर मैं ls करूं और एंटर करूं तो मुझे ये सारे डायरेक्टरीज और फाइल्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर मैं देखूं फाइल्स में जाके वेरीफाई करने के लिए कि यही है क्या, तो यही सारे डायरेक्टरीज या फिर फोल्डर मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है cd। cd मतलब क्या? cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। एज बाय नेम, चेंज डायरेक्टरी हमारी डायरेक्टरी चेंज कर देगा। अगर मैं पहले मेरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूं तो मुझे ये हमारा पाथ दिखा रहा है कि आप सैम नाम के डायरेक्टरी में हो अभी इस वक्त पे, जो होम में प्रेजेंट है। अगर मैं cd डाउनलोड्स कर दूं, डाउनलोड्स, तो मैं डाउनलोड्स में आ जाऊंगा। और अगर मैं pwd करूं तो मुझे पूरे डाउनलोड्स में आ चुका हूं, ये मुझे दिखाएगा। डाउनलोड्स कहाँ है? डाउनलोड्स मेरे फाइल्स में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मुझे इस फोल्डर में यहाँ पे ऐसे नेविगेट करना है थ्रू कमांड लाइन, तो मैं cd कमांड का यूज़ करूँगा और डायरेक्टरी का नेम वहाँ पे लिख दूंगा। cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। अगली कमांड है कैट कमांड। कैट कमांड क्या करती है? कैट कमांड यूज होती है फाइल हैंडलिंग में। अब फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग इज नथिंग बट ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। मतलब एक फाइल को क्रिएट करना, एक फाइल को एडिट करना, एक फाइल को व्यू करना, एक फाइल को मर्ज करना, प्रिपेंड करना, अपेंड करना, ये सारे ऑपरेशन हम कैट की मदद से कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला ऑपरेशन वो है फाइल को क्रिएट करना, वो कैसे किया जाता है। अगर फाइल को क्रिएट करना है आपको कैट कमांड से, तो लिखिए कैट ग्रेटर देन सिंबल और फाइल नेम। अगर मैं फाइल नेम file1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं अभी इस वक्त पे दिखा देता हूँ कि जब मैं फाइल्स में जाऊँगा और यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगा तो file1 नामक एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ये एम्प्टी फाइल होगी टोटली। और जब मैं वापस टर्मिनल पे जाऊँगा, ये कर्सर जो है वो नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब है हम इस वक्त पे file1 के अंदर हैं। यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा वो file1 में राइट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड में अगर लिखूँ यहाँ पे और एंटर करके कंट्रोल C करूँ, कंट्रोल C मतलब किल द प्रोसेस और एग्जिट द फाइल, और यहाँ पे file1 में जाऊँ और देखूँ यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। हमारा अगला ऑपरेशन है व्यू ऑपरेशन। तो बेसिकली अगर हमें व्यू करना है तो मैं कैट और फाइल नेम लिखूँगा, तो मैं टर्मिनल में ही इस फाइल को व्यू कर सकता हूँ। अगला ऑपरेशन है कैट मर्ज। कैट मर्ज के लिए मुझे और एक फाइल लगेगी जिसको मैं बनाऊँगा कैट की ही मदद से, और वो है file2। यहाँ पे इसको लिखता हूँ हैव अ गुड डे और एंटर करके मैं इसको कंट्रोल C से किल कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरे फाइल में सेव हो जाए, जिसका नाम मैं रखूँगा file3। तो अगर मुझे file1 और file2 को मर्ज करके एक file3 में सेव करना है तो मैं लिखूँगा कैट file1 file2 और ग्रेटर देन सिंबल file3, और यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे एक file3 क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे ही टर्मिनल में इसको व्यू करूँगा कैट की मदद से, कैट file3, तो मुझे हेलो वर्ल्ड हैव अ गुड डे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके भी file3 में देखूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हैव अ गुड डे दिख जाएगा। तो यही है सम बेसिक ऑपरेशंस बाय यूजिंग कैट। अगले दो कमांड्स है कॉपी और मूव कमांड। कॉपी कमांड कॉपी कर देता है और मूव कमांड मूव कर देता है। तो बेसिकली मैं लिखूंगा cp और मैं यहाँ पे फाइल्स जो हमने इस वक्त पे क्रिएट की थी file1 और file2, इसी पे कॉपी कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ फाइल नेम file1। मैं चाहता हूँ कि cp file1 जो है वो डाउनलोड्स में आ जाए, कॉपी होकर डाउनलोड्स में आ जाए। अभी इस वक्त पे डाउनलोड्स में कुछ भी नहीं है। अगर मैं लिख दूँ cp file1 डायरेक्टरी नेम इज़ डाउनलोड्स और मैं एंटर कर दूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डाउनलोड्स में वो फाइल आ गई है। हमारी नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड, वो है mv। बेसिकली सेम सिंटैक्स है कॉपी कमांड की जैसे। यहाँ पे मैं फाइल का नाम रखूँगा कि यार file2 को मुझे डाउनलोड्स में मूव कर दो, तो मैं लिखूँगा file2 और डाउनलोड्स और एंटर करूँगा तो यहाँ से file2 गायब हो जाएगी और डाउनलोड्स में ये मुझे दिख जाएगी। हम जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देख रहे थे तब हमने एक कमांड देखी थी mkdir, दैट इज़ मेक डायरेक्टरी। सो यहाँ पे मैं एक और एक डायरेक्टरी बना देता हूँ न्यू करके और एंटर करूँगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि न्यू नामक एक डायरेक्टरी बन चुकी है। क्या हो अगर मुझे इसको रिमूव करना है कमांड लाइन के थ्रू, तो मैं लिखूँगा rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नेम new। एंटर करूँगा तो रिमूव डायरेक्टरी मतलब ये रिमूव हो जाएगी कम्प्लीटली मेरे पाथ से।
हमारी नेक्स्ट कमांड है लोकेट कमांड। लोकेट कमांड क्या करती है? लोकेट कमांड एक फाइल को लोकेट करने में भी काम आती है और बेसिकली जो भी आप यहाँ पे लिखोगे इसको वो एक कीवर्ड की तरह कंसीडर करेगी। अगर मैं एंटर करूँ तो ये मुझे बताते रहेगा कि फाइल कहाँ कहाँ पे उल्लेख हुआ है फाइल का। मैं एक क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे फाइल लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे फाइल लिख गया है। इसको लोकेट कमांड बेसिकली पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च करती है कि देखती है कि जो स्पेसिफाइड कीवर्ड है जो आपने स्पेसिफाई किया है वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं मौजूद है क्या। तो हमारे आखिरी के जो कमांड्स हैं वो है sudo और apt get install। इनका मतलब क्या होता है? apt get install का मतलब पहले बताऊं तो apt get install is nothing but like installing a new software। तो मैं apt get install और सॉफ्टवेयर का नाम मैं अगर VLC रख दूं, VLC मीडिया प्लेयर अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो apt get install क्या करेगा? apt get install बेसिकली इंटरनेट पे जाएगा, एक सोर्स लिस्ट होती है काली में, उसको सर्च करेगा, उसमें इंटरनेट पे जाएगा और VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करके मेरे सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। अब कोई भी चीज़ अगर मुझे इस सिस्टम में इंस्टॉल करनी है या फिर अपडेट करनी है तो मुझे उसको सुपर यूज़र प्रिविलेज देने पड़ते हैं जो sudo कमांड देती है। sudo का फुल फॉर्म होता है सुपर यूज़र डू। सुपर यूज़र डू मतलब सुपर यूज़र प्रिविलेज। अब सुपर यूज़र प्रिविलेज क्या होता है? सुपर यूज़र प्रिविलेज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होते हैं। तो अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो sudo मुझसे पूछेगा कि क्या तुम सच में एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्या तुम सच में सुपर यूज़र हो, क्या तुम सच में रूट यूज़र हो। तो मैं कहूँगा हाँ मैं हूँ। तो वो पूछेगा कि यार मुझे तेरा पासवर्ड बता दे। तो मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड लिख दूँगा और एंटर करूँगा तो मुझे ये बेसिकली इंटरनेट पे जाकर जो भी लाइब्रेरीज़ लगेंगी, जो भी चीज़ें लगेंगी, वो कहेगा कि इस ऑपरेशन को 239 MB लगने वाला है, क्या तुम इसको डाउनलोड करना चाहते हो। तो मैं कहूँगा नहीं मुझे नहीं करना इस वक्त पे और एंटर कर दूँगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा। यस कर दोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कमांड्स के रिलेटेड डेफिनेशन दिए गए हैं तो उसको ज़रूर चेक करना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।